हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो लॉ रिवीजन के शेड्यूल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और इसका क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए, इसका जो डिटेल रिवीजन है, जो स्टडी मैट से रिवीजन है, एज वेल एज जो शॉर्ट नोट से रिवीजन है, वो सब यहीं पर इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिल्कुल वो यहीं पे है। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन, यानी सेक्शन नंबर 123 से लगा करके 127 का जो हमारा पोर्शन है उस पर हम लोग आज करने वाले हैं बातचीत। और कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, और उनके डिस्कशन के साथ साथ कई सारे सेक्शंस भी हम लोग यहाँ पे तैयार आज के सेशन में कर लेंगे। चलिए, तो बगैर समय गंवाए फटाफट से बात शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने है कि द डायरेक्टर्स ऑफ हैप्पी लिमिटेड proposed dividend at the rate of 12% on equity share for the financial year 16-17. The same was approved in the general meeting of the company, जो हुआ है 20th September 2017 को. The directors declare the approved dividend. ठीक है, एनालाइजिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, और इस पर आपको इन दो मैटर से रिलेटेड अपना ओपिनियन आपको देने को कहा गया है। पहला मैटर है कि मिस्टर ए होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख has not paid amount of rupees 1 lakh towards call money on share. तो क्या यहाँ पे ये पैसा एडजस्ट हो सकता है क्या? बराबर है, मतलब डिविडेंड के अमाउंट से क्या हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं? तो बहुत सीधा सीधा से पॉइंट है बच्चों लोगों। सेक्शन नंबर 127D में आप लोग इस चीज को बहुत क्लियरली पढ़ते हैं कि अगर कोई भी शेयर होल्डर का इस तरह का कॉल मनी ड्यू है तो उसके डिविडेंड के अमाउंट से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो 10 लाख का फेस वैल्यू है, 10 लाख के फेस वैल्यू के ऊपर 12% का अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो 1.2 लाख का डिविडेंड है, 1,20,000 रुपए। और उसमें से अगर कॉल मनी का 1 लाख एडजस्ट कर दिया जाए तो रिमेनिंग 20,000 का डिविडेंड इनको पेमेंट हो जाना चाहिए। यस, 1 लाख हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 127D, as per law where the dividend is declared by a company and there remains calls in arrear and any other sum due from a member, in such case no offence shall deemed to be have been committed where the dividend has been lawfully adjusted. तो 127 में हमने पढ़ा है पेनल्टी का कि अगर कंपनी टाइमली डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती, लेकिन इसके प्रोविजो में हमने वो एक्सेप्शंस पढ़े हैं जहां पे डिविडेंड पेमेंट नहीं भी किया या एडजस्ट हो गया तो कंपनी का केस पे केस नहीं होगा। बराबर, तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोविजन समझा दिया कि भाई 10 लाख है, उस पे 1.20 लाख का डिविडेंड बनता है, इसमें से 1 लाख कॉल के एडजस्ट हो गए और रिमेनिंग 20,000 उनको पे हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर, बहुत सीधा से पॉइंट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। मिस्टर एन वाज द होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2017, बट उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए मिस्टर आर को, जिनका नाम रजिस्टर में आ गया है 20 मई को ही, है ना। अब अगर अपन देखें यहां से तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 20 सितंबर को, 20 सितंबर को हुआ, तो उससे पहले तो शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो हु विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिविडेंड, जिस पर्सन का नाम कंपनी के मेंबरशिप रजिस्टर में है वो यहाँ पे इज एंटाइटल्ड टू गेट द डिविडेंड अमाउंट। तो एन ने अपने शेयर मार्च 17 को ही ट्रांसफर कर दिए हैं, है ना। अच्छा, होल्डर है, मतलब सॉरी 17 के वक्त वो होल्डर है, बट शी हैज ट्रांसफर्ड द शेयर्स ऑन मिस्टर आर। तो 20 मई को आर के नाम पे ट्रांसफर हो गए जनरल मीटिंग से पहले पहले, तो आर इज एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड। क्या कहते हैं, आइए चेक कर दे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123(5), डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जैसा अभी आपको मैंने कहा, या फिर उसके ऑर्डर से या उसके बैंकर को। अब इस केस के अंदर मिस्टर आर का नाम 20 मई को आ चुका है, सिंस ही बिकम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो यहाँ पे ये जो मिस्टर राज ने, मिस्टर आर जो है, विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिविडेंड। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन, 2 सेक्शंस कवर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। RST Limited declared dividend at the rate of 20% for the financial year 17-18 in the AGM scheduled on 15 June 2018. At RST Limited is left with certain unpaid or unclaimed dividend, और it transfer amount of unpaid and unclaimed dividend to unpaid dividend account. ठीक है भाई, जो अमाउंट अपने को ट्रांसफर करना होता है अपने को पता ही है। ठीक है, after remaining unpaid and unclaimed for more than 2 years in the unpaid dividend account, some of the entitled shareholder made liable RST Limited for the non-compliance of section number 124. उसको लेकर उन्होंने ब्लेम किया।
and claimed for their unpaid dividend account कि भाई हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए. RST Limited denies saying that there were certain legal issues on the entitlement of the dividend amount to the respective shareholder कि भाई आपके ओनरशिप को लेकर के कुछ इश्यूज थे इसलिए हमने पेमेंट नहीं किया. State in the light of the given fact whether the allegation marked by the shareholder और जो डिविडेंड का वो क्लेम कर रहे हैं वो जस्टिफिएबल है या नहीं है, ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है. बराबर. तो 15 जून को यहाँ पे कंपनी ने एजीएम बुलाया, अनपेड अमाउंट रहा जो अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफर कर दिया गया और अभी भी लिखा है कि आफ्टर रिमेनिंग अनपेड एंड अनक्लेम 2 ईयर. उसके बाद में ये लोग वहां पर आए हैं ब्लेम लगाने के लिए. तो अब देखें हमारा सबसे पहले तो प्रोविजन क्या कहता है, हमको कब ट्रांसफर कर देना चाहिए था. एज पर सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed in 30 days from the date of declaration. 30 दिन में अगर क्लेम नहीं होता है तो 30 दिन के खत्म होने से 7 दिन के अंदर वो पैसा जो है वो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा, ये अपन लोग जानते हैं. ठीक है. और देन वहां से 7 ईयर वाला जो कंसेप्ट अपना है वो लगेगा, लेकिन वो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे का पोर्शन नहीं पूछा है. अब कंपनी क्या करती है यहाँ पे, कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट एक स्टेटमेंट बनाती है, उन लोगों के नेम, उनके लास्ट ओन एड्रेस, उनका अमाउंट कितना बचा हुआ है और वो सारा क्या करेगी, पेड टू ईच पर्सन एंड प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी. और अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट जैसे रजिस्टर्ड कंपनी है तो सेबी वगैरह का, वहां पे भी इसको पब्लिश करने वाली है ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई ये अनपेड चीज आपकी है और किसी को ध्यान में नहीं रहे कि भाई उस वक्त डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था या एड्रेस चेंज है तो वो आकर के अपना डिविडेंड क्लेम कर ले, है ना. देखिए इस अकाउंट में पड़ा है, आप डिविडेंड क्लेम कर सकते हो. अब अकॉर्डिंगली इन द गिवन सिचुएशन आरएसटी लिमिटेड फेल्ड टू गिव स्टेटमेंट ऑफ unpaid unclaimed dividend and so liable for the said non compliance of section 124. अब कई बार हमको क्वेश्चन देख के लग सकता है नॉन कंप्लायंस कहाँ है, यहाँ के बोला तो है ही नहीं कि उन्होंने 90 डेज में बनाया कि नहीं बनाया, तो एक प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं. जो ब्लेम लगाया है कि भाई इन्होंने इसकी कंप्लायंस पूरी नहीं की है, तो 124 की कंप्लायंस के अंदर डिपॉजिट करना था उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने 90 डेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, वो अपने को लिखना है. ठीक है ना. फिर आगे क्या बोला, any person claiming to be entitled to any money transfer under 124(1) unpaid dividend of the company, वो कंपनी को अप्लाई कर सकता है पेमेंट के लिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं. हाँ, जो रिक्वायरमेंट आपने इस सेक्शन की पूरी नहीं की उसके लिए बच्चे लोगों अपने को पेनल्टी का प्रोविजन यहाँ पे देना पड़ेगा, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले. तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्योर पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हो गए कि हाँ भाई 90 डेज वाला एक कंप्लायंस नहीं किया लगता है तो इतना इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगने वाला है जो अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, पीटी लिमिटेड इनकर्ड लॉस इन बिजनेस अप टू करंट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17-18. ओके, द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12, 15 एंड 18% रिस्पेक्टिवली इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर, जो एवरेज निकालने के काम में आता है. इन स्पाइट ऑफ द लॉस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देखिए लॉस होते हुए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. वो लोग देना चाह रहे हैं. Examine the decision of PT Limited stating the provision of declaration of interim dividend. तो इससे रिलेटेड हमारे जो रूल है वो क्या कहते हैं, 123(3) में हम इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं, है ना. देखिए सेक्शन क्या कहता है, सबसे पहले तो वो चेक करिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सब सेक्शन 3, the BOD may declare interim dividend during any financial year out of the surplus in the P&L loss account. और उस क्वार्टर तक का जो भी प्रॉफिट है वहां तक का, एंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सब इंटरिम डिविडेंड इज sought to be declared. However, in case company has incurred loss during the current financial year up to the end of quarter, कौन सा क्वार्टर, immediately preceding the date of declaration of interim dividend. बराबर. तो जब भी आपने डिक्लेयर किया रहेगा उससे जस्ट पहले वाला जो क्वार्टर है वहां तक अगर कंपनी का लॉस है तो डिविडेंड तो आप दे सकते हैं, लेकिन क्या रूल बना है, सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर एट अ रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. तो पिछले 3 साल का जो आपका एवरेज रेट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना आप दे सकते हैं. अब पिछले 3 साल का अगर डिविडेंड का एवरेज निकाला जाए तो यहाँ एवरेज आप देख सकते हैं 3 साल अपने को दे रखे थे, हमने एवरेज निकाल लिया तो एवरेज भी आता है 15% और बीओडीज भी डिक्लेयर करना है 15%. तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल रहेगा, मेंटेनेबल रहेगा, टेनेबल रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, बराबर. तो इंटरिम डिविडेंड पे कई बार क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का बनेगा कि भाई कंपनी जो है वो करंट क्वार्टर तक लॉस के अंदर है और अभी अपने को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो लास्ट 3 इयर्स के
जो भी प्रॉफिट्स का लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है उसके एवरेज से ज्यादा हम नहीं दे सकते, तो ये प्रोविजन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अल्फा लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड। द्वारा पुराना लॉ का नॉलेज काम करेगा। सेक्शन 8 कंपनी के लिए प्रोहिबिटेड है, चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, वो अपने मेंबर को डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकती डिविडेंड का। तो मिस्टर चोपड़ा जिनके पास में 800 शेयर हैं, स्टेट वेदर, अच्छा ये इनको दे रही है, हाँ ये कंपनी का एक्ट जो है परमिसिबल है कि नहीं है, सेक्शन 8 के हिसाब से भी बिल्कुल परमिसिबल नहीं है बच्चों। वहां से इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। वो कंपनी जो है उसने किया वो नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, YZ Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend at the rate of 10% for the ending year 17-18 out of the current year profits. बढ़िया। The company has earned a profit of 910 crore during the year 17-18। 910 करोड़ रुपया कंपनी ने 17-18 के अंदर बनाया है। YZ Limited does not intend to transfer any amount to the general reserve। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, out of the current year profit can company do it? So देखिए बहुत सीधा सा है। अब पुराने कंपनीज एक्ट में मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी था, लेकिन नया कंपनीज एक्ट कहता है कि ये कंपनी का इंटरनल पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी प्रोविजन। अगर चाहे तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, चाहे तो पार्टली रिजर्व में डालें, पार्टली डिविडेंड डिक्लेयर करें, कंपनी जैसा चाहे कर सकती है। तो 123 का सीधा सीधा प्रोविजन है बच्चे लोगों। कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन इन एनी फाइनेंशियल ईयर चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है। मे ट्रांसफर वर्ड लिखा हुआ है, तो किसी तरह का मैंडेटरी नहीं है और परसेंटेज भी मैंडेटरी नहीं है, जैसा कंपनी चाहे करे। तो गिवन फैक्ट के अंदर एज द प्रोविजन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी। कंपनी की चॉइस पर रहेगा और बीओडीज जैसा चाहे इसके अंदर कर सकते हैं, उनको पावर है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। करण वाज होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ फ्यूचर लिमिटेड। अब फाइनल कॉल बच्चों सेम क्वेश्चन आ चुका है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हाँ फाइनल कॉल जो है वो 10 रुपीज पर शेयर का नॉट पेड टू करण, और फ्यूचर लिमिटेड 10% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दी है। तो बच्चों आप क्या लगता है आप लोगों को कितना कितना अमाउंट बैठता है भाई इसका, देखें तो 10% से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसके पास में 5 लाख के शेयर हैं, 10% के हिसाब से 50,000 रुपए का तो बनता है डिविडेंड। और फाइनल कॉल भी 5000 शेयर पे 10 रुपया है, तो 50,000 रुपया ही कॉल का पैसा भी बनता है। अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो जीरो अमाउंट जो है वो मिलेगा, डिविडेंड का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अभी अपन बात कर चुके थे, एडजस्ट कर सकते हो 127 के हिसाब से। तो यहाँ पे अनपेड कॉल मनी 50,000 जो है वो पूरे डिविडेंड से एडजस्ट हो जाएगी, इसलिए कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा और कोई वॉल्यूशन भी नहीं माना जाएगा ये कि आपने डिविडेंड नहीं दिया। हम एडजस्ट कर सकते हैं लीगली, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं अपन, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीएडी लिमिटेड इनकर्ड लॉस इन द बिजनेस अप टू करंट ईयर। बच्चों सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अभी ऊपर जो अपने क्वेश्चन पढ़ा सेम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया। तो यस 15% वाला जो है वो एक्सेप्टेबल है, टेनेबल है, मेंटेनेबल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। PQL Limited declared and paid 10% dividend in time to all its equity shareholder except Mr. कुमार। कुमार को नहीं दिया भाई, 500 शेयर है। Who had mandated the company to directly deposit the dividend in his bank account। इन्होंने कहा था भाई मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देना। कंपनी अकॉर्डिंगली रेमिटेड द डिविडेंड, कंपनी ने भेजा, लेकिन बैंक ने रिटर्न कर दिया बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द अकाउंट नंबर ऑफ द पे इन द बैंक रिकॉर्ड। अकाउंट नंबर उसमें रॉन्ग थे। कंपनी ने इस चीज को कुमार को इन्फॉर्म नहीं किया, यहीं पे कंपनी फंसी। आप जानते हो कंपनी का पहला ड्यूटी बनता है कि आपको शेयर होल्डर के डायरेक्शंस को फॉलो करना है, और अगर फॉलो करते हुए पता लगता है कि डिविडेंड नहीं डिपॉजिट होगा तो जो भी डिस्क्रिपेंसी रहा उसका इंफॉर्मेशन आप उसको दो शेयर होल्डर को, ताकि वो उसके हिसाब से काम करे। लेकिन आपने गलती ये किया कि उसको इन्फॉर्म नहीं किया, सो कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, अपने को ध्यान में रखना है। तो देखिए बहुत सीधा सा है 127 में, बट हैज नॉट बीन पेड 30 डेज के अंदर डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो सीधा सीधा सा हमारा जो प्रोविजन का पेनल्टी वो इसके अंदर लगने वाला है, क्योंकि माना यही जाएगा कि आपने यहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया। तो 127 की जो पेनल्टी है बच्चे लोगों, वो पेनल्टी जिसमें अपना इम्प्रिजनमेंट तो है 18% पर एनम रेट इंटरेस्ट के साथ में जो पेमेंट करना पड़ेगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा फिर बोला है नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल डीम टू बी हैव बीन कमिटेड वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और अगर आपने उसके डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड अगर होते तो इन्फॉर्म कर दिया हो, इन्फॉर्मेशन जरूरी थी,
इन दिस क्वेश्चन कंपनी ने उसको कम्युनिकेट नहीं किया नॉन कंप्लायंस के लिए, सो यहाँ 127 का पेनल्टी लगने वाला है। मेरा सजेशन आपको रहेगा 127 का पेनल्टी, तो क्योंकि सेक्शन का ही पार्ट है तो जरूर पढ़ के जाइए, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये काम आ जाता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। MNP Limited has a paid up share capital of 10 crore and free reserve of 50 crore as on 31st March 2019. कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 50 लाख, फ्री रिजर्व्स है, कैपिटल 10 करोड़ का, 50 करोड़ का ये हो गया। तो कंपनी ने 40 लाख का लॉस किया आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एज अ रिजल्ट द कंपनी वाज नॉट इन पोजीशन टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड फॉर द सेड ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई, इस पोजीशन में है नहीं करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना क्योंकि लॉस हुआ है। हाउएवर बोर्ड चाहता है कि बोर्ड 20% की रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करे फ्री रिजर्व में से, और एवरेज रेट जो लास्ट 3 ईयर का है वो क्वेश्चन में आपको दे दिया 25%। बचे लोगों 3 कंडीशंस अपने को क्या लगता है फॉलो करनी पड़ेगी। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको बताना है डिक्लेरेशन वैलिड है या नहीं है। 123(1) अगर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है तो भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, बराबर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फ्री रिजर्व में से हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है मेरे साथ में। कंडीशन नंबर पहला, लास्ट 3 ईयर के जो डिविडेंड रेट है उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं होना चाहिए। तो लास्ट 3 ईयर का 25% है और ये लोग 20% ही डिक्लेयर कर रहे हैं, तो पहला कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हमारा होता दिखता है। अब सेकेंड कंडीशन, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व shall not exceed 1/10 of its paid up share capital in free reserve as per the latest audited financial statement। जितना अमाउंट आप विड्रॉ करोगे, तो अब यहां पे देखिएगा विड्रॉ कितना है। इन्होंने बोला टोटल अमाउंट विड्रॉ 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन फ्री रिजर्व। अब आप यहां से मेरे साथ देखें तो पेड अप शेयर कैपिटल तो 10 करोड़ की है और फ्री रिजर्व जो हमारे हैं वो 50 करोड़ के यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो 10 और 50 करोड़ अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास में आ गया 60 करोड़, और इसका 10% अगर विड्रॉ किया जाए तो 6 करोड़ रुपया जो है वो विड्रॉ करना परमिसिबल है। ठीक है, जबकि अपने को डिविडेंड के लिए चाहिए कितना है भाई, कैपिटल है 10 करोड़ की और उसके ऊपर 20% की लिमिट से दिया जाए तो अपने को तो 2 करोड़ ही विड्रॉ करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को भी, विड्रॉ कितना करना है। प्रैक्टिकली हमारी कैपिटल जो है वो दे रखी है 10 करोड़ की। अब फर्स्ट वाले पॉइंट से अगर इस पे 20% का डिविडेंड दिया जाए 10 करोड़ के ऊपर तो 2 करोड़ रुपए की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, जबकि यहाँ पे हम विड्रॉ कितना कर सकते हैं, 6 करोड़ रुपया विड्रॉ करना है। इट मींस हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो भी यहाँ पे फुलफिल होती दिख रही है। वो वैसे भी 10% से ज्यादा है ही नहीं पेड अप कैपिटल और रिजर्व के। ठीक है, अच्छा ये जरूर अपने को पता है कि इसमें से लॉसेस पहले अपने को एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो अपने को पता है करंट ईयर के लॉसेस, तो वो भी एडजस्ट करते हैं तो भी हमको दिक्कत होने वाली नहीं। 6 करोड़ का अमाउंट है, अगर हमने 50 लाख का लॉस एडजस्ट भी कर दिया तो हमको 40 लाख का लॉस तो भी हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने लिए 2 करोड़ देना बिल्कुल परमिसिबल रहेगा, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी होती दिख रही है। अब नेक्स्ट कंडीशन, विड्रॉल के बाद जो बैलेंस बचेगा वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो आफ्टर सच विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व जो रेजिडुअल रिजर्व पीछे रहेगा वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए, अपने को पता है। मतलब ये कि अगर हम 50 करोड़ रुपए मान लीजिए हमारा यहाँ पे दे रखा है फ्री रिजर्व, है ना, फ्री रिजर्व बोला है 50 करोड़ का, उसमें से अगर हमने 2 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बच्चों 2 करोड़ कहां से आया, ये अभी ऊपर अपन ने पढ़ा कि 10 करोड़ की कैपिटल पे अगर 20% दिया जाए तो 2 करोड़ होगा। तो अगर वो निकाल लिया जाए तो बट ऑब्वियस है हमारे पास 48 करोड़ का बैलेंस एक्चुअल के अंदर बचने वाला है। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई आपका जो रिजर्व है वो पेड अप कैपिटल के 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो पेड अप कैपिटल आपकी 10 करोड़ की है, उसका 15% करें तो 1.5 करोड़ से नीचे नहीं जाना चाहिए। जबकि अगर हम 2 करोड़ का डिविडेंड देते हैं तो हमारा तो बैलेंस ही 48 करोड़ का है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या, इसमें फ्री रिजर्व हमारे पास बहुत पड़े, भरपूर फ्री रिजर्व हमारे पास पड़े 50 करोड़ के, कैपिटल बहुत कम है लेकिन रिजर्व हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो अगर हम मान लो 2 करोड़ दे भी दे तो बैलेंस में 48 करोड़ बचेंगे, 48 करोड़। जबकि एक्चुअल में रूल के हिसाब से इतना भी बच गया तो हमारा काम हो जाएगा, और इतना कितना 10 करोड़ का 15% 1.5 करोड़ भी अगर बैलेंस बच जाता है तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस है कि ये भी थर्ड कंडीशन भी हमारी पूरी होती है। इस वजह से कंपनी यहाँ पे डिविडेंड 20% की रेट से 20% की रेट से दे सकती है। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से क्लियर, कोई टेंशन नहीं, एकदम इजीली हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। PQ Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholder except Mr. Kumar, holding 500 equity share, who instructed the company to deposit the dividend amount directly in his bank account.
The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that बच्चों सेम वही क्वेश्चन हो गया, अकाउंट नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा, इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, वो क्वेश्चन वहां आरटीपी का था और एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, तो सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। Alex Limited is facing loss in business during the financial year 1890. In the immediate preceding 3 financial year, कंपनी ने डिविडेंड 7, 11 और 12% का डिक्लेयर किया है, ठीक है। Then the board of director 12% का इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या लगता है आपको एटलीस्ट टू बी इन पार विद द इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर, तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं, भी लॉस के केस में भी आप दे सकते हो, लेकिन लास्ट 3 ईयर के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल अपन दे सकते हैं। तो हायर देन एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तीनों साल का अगर एवरेज हमने यहाँ पे निकाल करके देख लिया तो आप देख सकते हैं 7, 11 और 12% हमारा था, 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी 10% हमारा निकल करके आ रहा है, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, तो जो 12% आप देने की बात कर रहे हो वो वैलिड नहीं होगा। तो लॉसेस के केस में हम लास्ट 3 ईयर का जो भी डिविडेंड है उसके एवरेज से ज्यादा डिविडेंड इंटरिम में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे सीधा सीधा से हमारा 12% परमिसिबल नहीं होगा, 10% अलाउड है, ये अपने को आंसर में शो कर देना है। 123 का क्वेश्चन आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों को 11th के ऊपर। द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट वेस्ट लिमिटेड proposed dividend at 15% on equity share for the financial year 1780. The same was approved in the AGM जो 24 अक्टूबर को हुआ है। Directors declared the approved dividend. Mr. Benoy was the holder of 2000 equity share on 31 मार्च को वो होल्डर थे, सेम ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने शेयर मिस्टर मोहन को ट्रांसफर कर दिया 18 जून को, ऐसा स्टडीमेट का भी ये क्वेश्चन है, हालांकि वहां रॉन्ग दे रखा है अपने को, आपको मैंने करेक्ट भी कराया था कई बार क्लास के अंदर भी जब ये क्वेश्चन किया, who will be entitled to the above dividend। तो अभी बात किया कि डिविडेंड डिक्लेयर जब आप करते हैं जिस मीटिंग में, उससे पहले जिसके नाम पे शेयर रजिस्टर्ड हो गए वो हमारा इन टोटल हो जाएगा, तो मिस्टर बिनॉय था, लेकिन उसने मोहन को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे मोहन हमारा एंटाइटल है डिविडेंड के लिए, मिस्टर मोहन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एंड ही इज एलिजिबल, 123 में लिखा हुआ है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आखिरी 2 क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं ताकि डिविडेंड के सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। Referring to the provision of Companies Act, examine the validity of following. Number 1, the Board of Directors of Anand Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% equity share of to the equity share, despite of the fact that company has defaulted in repayment of public deposit। नहीं कर सकते भाई, पब्लिक डिपॉजिट का आपका डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी आ जाएगी। और सेकंड नंबर, where a company can declare dividend for the financial year it incurred losses में कंपनी दे सकती है क्या डिविडेंड? क्या कहते हैं आप लोग? इनसफिशिएंसी में भी देते ही हैं, नवंबर 19 का क्वेश्चन है। तो 123(6) के अंदर स्पेशली बोला है कि अगर कंपनी ने सेक्शन 73, 74 वही अपना डिपॉजिट के प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो shall not so long as failure continue declare any dividend। तो गिवन केस के अंदर जब तक आप डिफॉल्ट को क्लियर नहीं करोगे आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। Hence according to the above declaration of dividend is not valid। पहले आप अपना जो डिफॉल्ट है उसको ठीक करिए, उसके बाद ही इश्यू कर पाओगे, मतलब दे पाओगे। नेक्स्ट पार्ट कहता है इनएडिक्वेसी और एब्सेंस के अंदर भी मे डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट अपन दे सकते हैं, ठीक है, जो आपने फ्री रिजर्व में ट्रांसफर किए होंगे, लेकिन उसके लिए जो हमारी कंडीशंस दे के रखी हुई है, सच डिक्लेरेशन डिविडेंड शैल बी सब्जेक्ट टू। देखिए ये इंटरम डिविडेंड का क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल जो 3 कंडीशन अभी अपन ने पढ़ी थी, एवरेज वाली, 15% बैलेंस वाली, विड्रॉ वाली, वो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वो कंडीशन आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, तीनों कंडीशन ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ASR Limited declared dividend at its annual general meeting on 31st December 2020. The dividend warrant to Mr. A, a shareholder, was posted on 22nd of January को उनको पोस्ट हुआ है, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 31/12 को, 22 दिन में उनका यहां से पोस्ट हो गया। पोस्टर डिले की वजह से उनको मिला है 5 फरवरी को, और उसके बाद भी उन्होंने एनकैश करवाया। 5 फरवरी मतलब 30 डेज से हम बाहर निकल गए, हालांकि हमने 22 जनवरी को पोस्ट कर दिया था। कैन मिस्टर ए इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द कंपनी कि भाई आपने 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, क्या कहते हैं बच्चे लोगों? तो सबसे पहले तो हमने 127 का प्रोविजन लिखा कि भाई 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन दे देना चाहिए, और इन केस डिविडेंड इज पेड बाय इशूइंग डिविडेंड वारंट, सच वारंट मस्ट बी पोस्टेड एट द रजिस्टर्ड एड्रेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग। एक बार अगर पोस्ट हो गया टाइमली 30 दिन के अंदर, तो इमटेरियल है कि 30 डेज में उसको मिले या नहीं मिले, अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पुराना प्रोविजन पोस्ट करते हमारी लायबिलिटी खत्म। तो इस क्वेश्चन में भी कंपनी ने पोस्ट कर दिया है 30 दिन के अंदर अंदर ही।
भले ही मिला 5 फरवरी को है, हेंस ए कैन नॉट इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट विद इन 30 डेज। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस का पोर्शन है बच्चे लोगों, जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ आए हुए क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा हमारा एक रिविजन था डिविडेंड वाले चैप्टर के ऊपर। जल्दी आप लोगों से मुलाकात फिर से होगी। हमारा जो अगला चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसके क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन को लेकर के, तब तक तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।